राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। कल दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक। इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपको मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद हैं। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंद और डाल दी जाएं ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है 2। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, 3 लाल गेंद है, और तो 4 गेंदें हो गई। माना डाली गई सफ़ेद गेंद x है, तो कुल सफ़ेद गेंदों की संख्या 1 + x और कुल गेंदों की संख्या 4 + x। तो अगर 1 + x अपन 4 + x हो जाएगी 1/2 आपका जो है। तो 2 + 2x = 4 + x, तो x = 2 आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, जो बैकग्राउंड में शोर होता है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वो शोर कैसे भी अभी बंद नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि शोर कम से कम हो। चलिए आगे कोशिश करूँगा कि आगे वीडियो में शोर ना आए। समान माप की 12 सफ़ेद शीटों में से नवीन उनके 3/4 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है। कलर, पेंट मतलब कलर। अब कितनी सफ़ेद शीट शेष रह गई हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आपकी 3 रह गई हैं। आइए कैसे देखते हैं। तो सफ़ेद सीटों की संख्या 12 है, और 12 सफ़ेद सीटों पर नवीन के द्वारा लाल रंग पेंट किया गया 3/4 पे। तो 12 × 3/4 9 शीट, और 12 - 9 तो 3 आपकी बची। चलिए देखिए, ये इन प्रश्नों को गलत मत करना, ठीक है। संख्याओं 45, 85 और 105 का लघुत्तम 7 गुणज होता है। कितना है लघुत्तम 7 गुणज? आपका ऑप्शन दिया है 765, 5355, 315 और 1785। तो हमने तीनों का एलसीएम लिया, तो कितना आया? 5355। चलिए एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया? 5355। आपका अगला क्वेश्चन है, पासे ए के 3 फलों पर संख्याएं 1, 3 और 5 अंकित हैं तथा अन्य सभी फलकों पर 0 अंकित है। दूसरे पासे बी में विषम संख्याएं 1, 3 और 5 को उनके दुगने प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा शेष 3 फलकों पर 2, 4 और 6 अंकित हैं। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा? A2, B4, C6 और D10। तो डी आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा 10। पासा ए पर 6 फलकों पर अंकित संख्याएं 1, 3, 5, 0, 0, और बी पर है 2, 6, 10, 2, 4, 6। तो आपका दोनों पासों का गुणनफल निकाल लिया, तो आपका ये कितना हो गया? लिखने पर 10 3 बार प्राप्त होगी। हमने देख लिया 3 बार कितने, जो मल्टीप्लाई करके देखा तो 10 3 बार आ रही है। मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया। तब उसका उत्तर होगा भिन्न परंतु पुनः एक सम संख्या। जैसा प्राप्त होना था वही, अलग तथा एक विषम संख्या। अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली थी संख्या से बड़ी। ये आपका सही उत्तर है। ये होगा अलग भिन्न परंतु पुनः एक सम संख्या। संख्याएं 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? 1, 2, 3, 4। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा 2। अभाज्य युग्म 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। जैसे 3, 5, जहाँ 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनके दोनों के बीच का अंतर 2 है। एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री है, निम्न समय पर होता है। तो आपको टाइम बताना है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो आपको टाइम बताना है, ठीक है। तो 5:30, 9, 6 और 12:30। तो सी आपका सही उत्तर है। 6 बजाएंगे। 180 डिग्री पे एक आमने सामने होती हैं सीधी, एक नीचे होती है, और मिनट वाली सीधी 12 पर होती है और घंटे वाली 6 पर। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा सेकंड के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण हैं जो कहलाता है घन, घनाभ, शंकु, बेलन।
तो बी आपका सही है। घनाभ क्यूबोइड कहलाता है। 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। तो माचिस की डिब्बी क्यूब होती है, आपको पहले ही पता है। निम्नलिखित में से किस आकृति में, दोस्तों क्षमा चाहूंगा, शोर के लिए क्षमा चाहूंगा, माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है? तो आयत, पतंग, समबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी होगी दोस्तों पतंग। पतंग आकृति में रेखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है। रेखिक सममिति क्या होती है ये जान लीजिए। सममिति रेखा वह रेखा होती है जिससे किसी भी आकृति में मोड़ने पर दोनों भाग समान होते हैं। घूर्णन सममिति क्या होती है? यदि किसी आकृति को केंद्र बिंदु के चारों ओर घुमाया जाता है और यह अभी भी ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि घूमने से पहले था, तो इसे घूर्णी समरूपता कहा जाता है। जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। उसे इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई तथा चौड़ाई उसी दिया सलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 मिलीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? 288, 278, 72 और 96। तो दिया सलाई की लंबाई कितनी है? 40 मिलीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर हो गई आपकी, ठीक है। और आयत की लंबाई दिया सलाई की 6 गुनी है, तो 4 × 6 24 सेंटीमीटर हो गई। आयत की चौड़ाई 3 गुनी है, 4 × 3 12 सेंटीमीटर हो गई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 288 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में है 288। जयंत ने 100 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो जामुन खरीदे। उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया। जयंत ने उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे? आपको बताना भैया 100 रुपये की रेट से 2 किलो खरीदे हैं, कितने प्राप्त होंगे बताना। उन्होंने 3/10 भाग दिया है, तो 1 किलो जामुन 100 रुपये, 2 किलो 200 के हो गए। उन्हें 3 भाग का योगदान दिया, तो 200 × 3/10 60 रुपये, ठीक है। तो आपका 60 रुपये में आधा किलो से ज़्यादा हो गए। उसके कितने हो गए? 600 ग्राम हो गए। अतः किराना के मिले जामुन 2000/200 × 60 2 kg, तो ये आपके हो गए 2000। हाँ 2 किलो खरीदे, माफ़ करिएगा, ठीक है। तो आपके ये हो गए 2000 ग्राम, तो इधर आपके हो गए 600 ग्राम। देखिए मैंने एकदम सही उत्तर निकाला था आपका, 600 ग्राम हो गए। 60 रुपये के उसे 600 ग्राम मिलेंगे। विजय प्रातः 6 AM पर सुबह 6 बजे पर सोकर उठा। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर थी तथा घंटों की सुई 9 पर थी। उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने लगने तक कितना समय व्यतीत किया? 6 आवर, 9 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे। तो विजय प्रातः सोकर उठने का समय 6 बजे और विजय का स्कूल जाने का समय 9 बजे, और विजय के प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने तक घर में लगा समय 9 - 6, 3 घंटे उसने निकाले। बस इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। डी आपका सही है, जबकि मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और उसमें फलों के नाम लिख दिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार और संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं। इसी सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? विद्यार्थी में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद करते हैं और आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है, और संतरा वह फल है जिसे अधिकतम विद्यार्थी पसंद नहीं करते। तो सी आपका सही है। कक्षा 3 के विद्यार्थी द्वारा अपनी पसंद के फल के लिए स्टार चिन्ह से अंकित किया गया। तो आम 7 स्टार, सेब 5 और संतरा 6 स्टार। अतः स्पष्ट है कि आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। आम के लिए सबसे अधिक 7 स्टार प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों को मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप में निरूपण करता है? देखिए आप देख लीजिए, लाइनें हैं तो आपका टैली चिन्ह देख लीजिए। फर्स्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, 6, 7।
तो अतः आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों का मिलान चिन्ह का निरूपण है 4 क्रॉस और 2 सही। तो आपका जो है सी वाला सही है। चलिए, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या क्या है? 1 3 6 10। तो क्या होगी अगली संख्या बताइए आप? 1 3 6 10। तो आपकी अगली संख्या जो होगी 15 होगी, उसमें 5 जुड़ जाएंगे। देखिए, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है आपका, राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, अमूर्तन संबंध की समझ, औपचारिक निगमन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है अमूर्तन संबंधों की समझ। वैन हेल ने ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर दिए हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 आंकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? आंकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। आंकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। तो आपका जो सही उत्तर है और सी है आपका। रुकिए, गणित में आंकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। और है आपका, मैं आंकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांग को पूरा करने में स्वयं को कमजोर अयोग्य पाते हैं। तो सी आपका सही है। गणित में आंकलन की अपरिष्कृत विधि गणित की आंतरिक गणना के रूप में एक धारणा को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? त्रुटियां बच्चे को अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं। त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक हैं। त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएंगी क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो आपके यहाँ ए सही है, केवल ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित शिक्षण की विशेषता नहीं है? अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभवों तथा कला खेल प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होते हैं। बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता। प्राथमिक रूप से रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है और कौशल या अवधारणाओं को आकलन कई संदर्भ में किया जाता है। तो सी आपका सही उत्तर है। सी होगा, बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? टैनग्राम, डाइम्स ब्लॉक, टेलीलेशन, टाइलिंग किट और कोणमापी थियोडोलाइट। तो डी आपका सही है, थियोडोलाइट आपकी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री निम्नलिखित है: टैनग्राम, डाइम्स ब्लॉक, टेलीलेशन किट आदि। प्राथमिक स्तर पर थियोडोलाइट नहीं होती, इसलिए वहाँ थियोडोलाइट सिलेक्शन किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? तो वो है आपका वर्गीकरण का कौशल सीखना, आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना और है आपका अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। तो डी आपका सही है, अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता,
और है आपका शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता, और डी है आपका संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। तो आपका सही उत्तर है भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रिया को करने की योग्यता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणन धर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना, शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकारों आकृतियों के विभिन्न गुणन धर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रणों, माफ करिएगा दोस्तों, बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्ष आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। बच्चों द्वारा श्याम पट से विविध ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना। तो सी आपका सही है। कक्षा 4 में क्रियाकलाप बच्चों के विविध आकृतियों को आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्ष आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सी आपका सही है। सी है 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं। 1 से 10 के बीच में 4 ऐसी संख्या आते हैं जिनका किसी से भाग नहीं जाता, वो डिवाइड नहीं होते हैं, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 हैं ऐसी, ठीक है। आपकी कौन सी हैं 4? 2, 3, 5, 7। 2 का किसी से जाता नहीं है और 3, 5, 7 आपके और नंबर हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है। गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है और गणित बहुत मुश्किल है, अतः एक भयावह विषय है। तो आपको पता है यही सबसे ज़्यादा उनकी भ्रांति है, वो इसी भ्रम में रहते हैं कि गणित बहुत कठिन है और ये बहुत डराने वाला सब्जेक्ट है। चलिए, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है और उसका उद्देश्य है 2:15 तथा 2:15 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना, अंक गणित प्रस्तुत करने का आधार निर्माण, 2:15 तथा 2:15 दोनों में अंतर बताना, और क्या है, अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना। तो डी आपका सही है, क्योंकि आजकल ये वर्ड यूज़ नहीं होते, तो जो समय निकल चुका है और अभी के बच्चों को ये बताना है कि पहले कैसे करते थे। चलिए, 3:15 का मतलब होता है दोस्तों 3:15 और 2:45 का मतलब होता है 3 बजने में 15 मिनट कम। चलिए, निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती। नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुखी है। तो आपका सही विकल्प है सी, बी और सी आपके सही हैं। चलिए, कथन ए, कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा बी नहीं मानकर उत्पत्ति शुरू करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया है। आगमन उत्पत्ति, निर्माण उत्पत्ति, निशेषण उत्पत्ति और प्रतिपरिवर्तित प्रतिस्थिति उत्पत्ति। तो डी आपका सही है, प्रतिपरिवर्तित प्रतिस्थिति उत्पत्ति। एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा, 23 + 47 = 20 + 40 + 10 = 70। तो निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यह योग की गलत युक्ति है, योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए। बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है, यह योग के वैकल्पिक युक्ति है। तो जो आपका सही उत्तर है वो डी है, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच रिक्त स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है। ए, बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के लिए अवसर दे। विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, समवार्ग, समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना। विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को
चारों तरफ विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए है। ए, सी और डी तीन आपकी सही हैं। बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, सॉर्टर जैसे वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दें। सी, विभिन्न व्यवस्थाओं के सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है आपका, बच्चों को अपने चारों तरफ विभिन्न आकृतियों पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके CTET के जो हैं मैथ के 300 प्रश्न समाप्त हुए। अगली क्लास में जो है मैं आपको EVS के प्रश्न कराऊंगा और हिंदी इंग्लिश के भी। कल आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से देख के आना। उम्मीद है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन इस बार आप CTET जरूर क्वालिफाई करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।